हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ऑडियो बुक जंक्शन पर, जहां हम बात करते हैं उन महान समाज सुधारक और विद्वानों की जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने आप को समाज के समक्ष सौंप दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, कानून के झाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की, जिन्हें लोग आमतौर पर दलित समाज से जोधा कर उनकी उपेक्षा भी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो केवल दलित समाज तक ही सीमित नहीं थे। वो इसे कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार है। तो चलिए आपको उनके असली व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं। कई बार इतिहास किसी शोर से नहीं बनता, वह बनता है एक चुप्पी से। एक ऐसी चुप्पी जिसमें एक बच्चा कुछ महसूस करता है जो बाकी लोग नहीं महसूस करते, और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया को सोचने का नया तरीका दे देता है। ये कहानी है भीमराव की, जो आगे चलकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बने। 19वीं सदी का आखिरी दौर था। भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन उससे भी बड़ी गुलामी एक और थी, सोच की गुलामी। समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। इंसान की पहचान उसके काम से पहले उसकी जाति से होती थी, और इसी दुनिया में 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के एक छोटे से सैन्य नगर महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। घर में लोग उन्हें प्यार से भीम कहते थे। पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था। मां भीमाबाई शांत, सरल और संस्कारी महिला थीं। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक चीज वहां बहुत मजबूत थी, शिक्षा का सम्मान। भीम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में सवाल बहुत थे। वह चीजों को बस देखते नहीं थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। कभी पूछते, आसमान क्यों नीला है? लोग अलग अलग क्यों होते हैं? पढ़ाई क्यों जरूरी है? उनके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे, और शायद यहीं से उनका असली सफर शुरू हो गया था। जब भीम स्कूल जाने लगे तो उनके जीवन का पहला बड़ा सच सामने आया। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह कोई नियम होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया यह नियम नहीं था, यह भेदभाव था। उन्हें अलग जगह बैठाया जाता, उन्हें दूसरों से दूर रखा जाता, और सबसे दर्दनाक बात, उन्हें पानी तक खुद से पीने की अनुमति नहीं थी। एक दिन बहुत गर्मी थी। भीम को बहुत प्यास लगी। वह पानी के पास गए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कहा गया, तुम खुद नहीं पी सकते। वह इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा दिन बीत गया और वह प्यासे घर लौटे। उस दिन भीम ने सिर्फ प्यास नहीं महसूस की थी, उन्होंने पहली बार समाज की कठोर सच्चाई महसूस की थी। एक ऐसा सवाल उनके भीतर बैठ गया जो जीवन भर उनके साथ रहा। क्या इंसान सिर्फ जन्म से बड़ा या छोटा हो जाता है? लेकिन उस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, उसने उन्हें बनाया। पिता की एक बात उनके दिल में गहराई से उतर गई थी, शिक्षा वह हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। भीम ने उस हथियार को पकड़ लिया, और फिर उनकी दुनिया बदल गई। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां भीम किताबों में खोए रहते थे। जहां लोग समय बिताते थे, वहां भीम सीखने में लगे रहते थे। उनका लक्ष्य साफ नहीं था, लेकिन उनकी दिशा साफ थी। उन्हें आगे बढ़ना था। समय बीता। भीम ने पढ़ाई में असाधारण प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा धीरे धीरे लोगों को दिखने लगी, और फिर आया वह मौका जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। भीम का नाम चुना गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। 1913 में वे समुद्र पार करके अमेरिका गए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी यात्रा थी। जहाज के डेक पर खड़े होकर वे दूर होते भारत को देख रहे थे। मन में उत्साह भी था और अनिश्चितता भी। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने एक नई दुनिया देखी। यहां लोग इंसान को इंसान की तरह देखते थे। किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने उन्हें अलग नहीं किया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, और यहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बना लिया, मैं जितना समय यहां हूं उतना समय सीखने में लगाऊंगा।
दिन और रात किताबों में बदल गए। लाइब्रेरी उनका घर बन गई, विचार उनके साथी बन गए और ज्ञान उनका लक्ष्य। लेकिन अब भी वे केवल एक छात्र नहीं थे, वे एक सोच बन रहे थे, एक ऐसी सोच जो समाज को समझने लगी थी। अमेरिका में उन्होंने देखा कि समानता कोई सपना नहीं, वो एक व्यवस्था हो सकती है। अगर समाज चाहे तो इंसान को बराबरी दी जा सकती है। यही विचार उनके भीतर एक आग बनकर बैठ गया। कुछ समय बाद वे इंग्लैंड गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कानून की पढ़ाई ने उनके दृष्टिकोण को और गहरा कर दिया। अब वे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वे समाज को विश्लेषण करना सीख रहे थे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। पैसे की कमी आई, पढ़ाई बीच में रुकने लगी और उन्हें भारत लौटना पड़ा। वापसी का यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि अब वे बदल चुके थे, लेकिन समाज वही था। भारत लौटकर उन्होंने बड़ौदा राज्य में काम शुरू किया, लेकिन वहां उन्हें फिर वही सच्चाई मिली जो उन्होंने बचपन में देखी थी। कमरे नहीं मिले, लोगों ने दूरी बनाई और एक बार तो हालात इतने खराब हुए कि उन्हें अस्थायी रूप से सड़क पर रहना पड़ा। उस रात उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर एक निर्णय लिया। अब उनका संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, यह सामाजिक होगा। अब भीम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक उद्देश्य बन रहे थे। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया, लेखन शुरू किया, भाषण देने लगे और एक बात बार बार दोहराने लगे, शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही बदलाव का रास्ता है। धीरे धीरे उनकी आवाज फैलने लगी, लोग उनसे जुड़ने लगे और एक आंदोलन जन्म लेने लगा। अब वे सिर्फ भीम नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे, एक ऐसा विचार जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। और यहीं पर उनकी यात्रा का यह पहला अध्याय समाप्त नहीं होता, बल्कि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भाग 2, संघर्ष से संविधान तक। कुछ कहानियां वहां खत्म नहीं होती जहां इंसान रुक जाता है, बल्कि वहां शुरू होती है जहां वह समाज को रोकने की कोशिश करता है। भीमराव आंबेडकर की कहानी भी ऐसी ही थी। अब तक वह पढ़ाई और अनुभव की यात्रा से गुजर चुके थे, लेकिन अब जो रास्ता शुरू होने वाला था वह केवल एक व्यक्ति का नहीं था, वह पूरे समाज का रास्ता था। भारत लौटने के बाद भीमराव ने बहुत जल्दी समझ लिया कि असली चुनौती किताबों में नहीं है, असली चुनौती लोगों के जीवन में है, लोगों के सोचने के तरीके में है और उन दीवारों में है जो सदियों से बनती आई थीं। वे लोगों से मिलने लगे, गांव गांव जाते, सभाओं में बोलते और एक ही बात बार बार कहते, अगर इंसान को बदलना है तो पहले उसे शिक्षा दो, अगर समाज को बदलना है तो पहले उसे जागरूक करो। धीरे धीरे उनकी आवाज फैलने लगी, लेकिन हर आवाज के साथ विरोध भी बढ़ता गया, क्योंकि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। उनका सबसे बड़ा संघर्ष था समानता के लिए अधिकार, और इसी संघर्ष ने उन्हें उस रास्ते पर ला दिया जहां इतिहास बदलने वाला था। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने तय किया कि अब केवल बोलना काफी नहीं है, अब दिखाना होगा कि इंसान बराबर है। एक सार्वजनिक जल स्रोत था जहां कानून कहता था कि हर कोई पानी ले सकता है, लेकिन समाज की सोच कहती थी नहीं। भीमराव ने लोगों को इकट्ठा किया, हजारों लोग उनके साथ खड़े हुए और फिर वे उस जल स्रोत की ओर बढ़े। भीमराव आगे बढ़े और पानी को छुआ, फिर उसे पी लिया। वह सिर्फ पानी नहीं था, वह एक घोषणा थी कि इंसान का अधिकार जन्म से नहीं छीना जा सकता। यह घटना पूरे देश में फैल गई, कहीं समर्थन मिला, कहीं विरोध, लेकिन एक बात तय हो गई, अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने पुराने धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाने शुरू किए। उनका मानना था कि अगर कोई व्यवस्था इंसान को नीचा दिखाती है तो उसे बदलना जरूरी है। यही सोच आगे चलकर बड़े सामाजिक आंदोलनों में बदली। लोग उनके साथ जुड़ते गए और वे एक नेता के रूप में उभरने लगे। अब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। राजनीतिक चर्चाएं तेज थीं, लेकिन भीमराव एक अलग बात कह रहे थे। वे कहते थे, सिर्फ देश आजाद होना काफी नहीं है, अगर समाज के लोग ही गुलाम रहेंगे तो आजादी अधूरी होगी। यह विचार उस समय बहुत अलग था, क्योंकि अधिकतर लोग केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान दे रहे थे,
लेकिन भीमराव समाज की गहराई को देख रहे थे। वे जानते थे कि असली बदलाव नीचे से आता है। इसी दौरान उन्हें बड़े राजनीतिक मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां भारत के भविष्य पर चर्चा हो रही थी। उनकी बातों में एक बात हमेशा साफ होती थी: समानता, न्याय और मानव सम्मान। धीरे धीरे वे केवल समाज सुधारक नहीं रहे, वे नीति निर्माता बनते गए। फिर आया वह ऐतिहासिक समय जब भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी थी। स्वतंत्र भारत को एक संविधान चाहिए था, एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को बराबरी दे सके। और इस जिम्मेदारी के लिए जिस नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वह था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने दिन रात काम किया, दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान पढ़े, हर प्रावधान को गहराई से समझा। उनका उद्देश्य सिर्फ कानून बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य था एक ऐसा भारत बनाना जहां कोई छोटा या बड़ा ना हो। संविधान बनाते समय उन्होंने कुछ मूल सिद्धांत रखे: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर छोटा न माना जाए। 1949 में संविधान पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। लेकिन भीमराव का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कई सुधार प्रस्ताव रखे। आजाद भारत का शुरुआती समय था, देश नया था, संविधान बन चुका था और अब सवाल यह था कि क्या समाज भी बदलेगा या केवल कानून बदलकर सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। इसी समय डॉक्टर आम्बेडकर, जो उस समय भारत के कानून मंत्री थे, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया जो उस समय के सामाजिक ढांचे को हिला देने वाला था। इस कानून का नाम था हिंदू कोड बिल। यह कोई साधारण कानून नहीं था, यह महिलाओं के अधिकारों, विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़ा एक बड़ा सुधार प्रस्ताव था। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि अगर समाज में समानता लानी है तो सबसे पहले परिवार और विवाह व्यवस्था में समानता जरूरी है। उनका कहना था, एक समाज तब तक आधुनिक नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं असमानता में जी रही हों। हिंदू कोड बिल में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित थे। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक के समान अधिकार और पारिवारिक कानून में बराबरी। लेकिन जैसे ही यह बिल संसद में आया, देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे क्रांतिकारी कदम मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोग इसे परंपराओं के खिलाफ समझ रहे थे। विरोध तेज हो गया, खासकर रूढ़िवादी वर्गों से। उन्हें लग रहा था कि यह बिल समाज की पुरानी व्यवस्था को बदल देगा। संसद के अंदर भी समर्थन पूरी तरह एकजुट नहीं था और धीरे धीरे यह बिल एक राजनीतिक संघर्ष बन गया। डॉक्टर आम्बेडकर बार बार समझाने की कोशिश करते रहे। वे कहते रहे, अगर महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। लेकिन विरोध बढ़ता गया और अंत में स्थिति इतनी कठिन हो गई कि बिल पास नहीं हो सका। यह डॉक्टर आम्बेडकर के लिए बहुत गहरा झटका था, क्योंकि यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह उनके उस सपने का हिस्सा था जिसमें वे भारत को एक समान समाज बनाना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कानून बनाना आसान है, लेकिन समाज की सोच बदलना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। यही वह समय था जब उन्होंने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने भारत के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय अचानक नहीं था, यह निराशा का निर्णय भी नहीं था, यह एक सिद्धांत का निर्णय था। वे यह संदेश देना चाहते थे कि अगर सुधार केवल कागज पर रह जाए तो सत्ता में रहना कोई अर्थ नहीं रखता। हिंदू कोड बिल का संघर्ष केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक चेतावनी थी। यह उस भारत की कहानी थी जो संविधान तो स्वीकार कर रहा था, लेकिन बदलाव को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस संघर्ष से एक बहुत गहरी बात समझाई कि असली आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती,
वह सामाजिक और मानसिक भी होती है। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हिंदू कोड बिल को एक असफल प्रयास नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह उस नींव की तरह था जिसने बाद में महिलाओं के अधिकारों के कई सुधारों का रास्ता खोला। डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान यहां केवल एक बिल तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि अगर कानून में समानता चाहिए तो समाज को भी बदलना पड़ेगा, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। डॉक्टर आम्बेडकर का हिंदू कोड बिल भले ही उस समय पूरी तरह पास नहीं हो सका, लेकिन उसने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही कारण है कि आज भी जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो उस बहस की नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर आम्बेडकर के उसी संघर्ष से जुड़ी होती है। लेकिन जब उन्हें लगा कि सुधारों को समर्थन नहीं मिल रहा तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। समय बीतता गया, लेकिन उनका विचार और गहरा होता गया। उन्होंने महसूस किया कि सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को केवल कानून से नहीं बदला जा सकता, इसके लिए एक आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव भी जरूरी है। लंबे विचार और अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। 1956 में नागपुर में एक ऐतिहासिक घटना हुई। लाखों लोग वहां एकत्र हुए। भीमराव ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उनके साथ लाखों लोगों ने भी वही रास्ता चुना। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। लेकिन शरीर अब थक चुका था। सालों के संघर्ष ने उन्हें कमजोर कर दिया था। फिर भी वे लिखते रहे, सोचते रहे और समाज के भविष्य की चिंता करते रहे। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में उनका निधन हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि विचार मरते नहीं। आज जब भारत का कोई नागरिक समान अधिकारों के साथ जीता है, जब कोई बच्चा बिना भेदभाव के स्कूल जाता है, तो कहीं ना कहीं उस सोच की गूंज सुनाई देती है जो डॉक्टर आम्बेडकर ने दी थी। उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक नया भारत लिखा। और यही कारण है कि वे आज भी जीवित हैं, कानून में भी, सोच में भी, और हर उस व्यक्ति के आत्मसम्मान में भी जो बराबरी में विश्वास करता है। आप अभी तक वीडियो पर बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।